जय हिंद दोस्तों, फिर आज म्यूजिकल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में चर्चा में रहा है आपका ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ये क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेते पहला ही क्वेश्चन भी, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल चर्चा में है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल चर्चा में ये है क्या? जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब अगर हम कहें सार्वजनिक सूचना, एक किस्म से मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ब्रॉडकास्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल युद्ध का ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, भाई टीवी पे रेडियो पे सब जगह वो चीज़ आ चुकी है। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी आपका प्रसारण मंत्रालय, जो भी आपका मंत्रालय रहा है, जो सार्वजनिक जैसे हम डिश टीवी वगैरह देखते हैं, रेडियो चैनल है, एफएम चैनल है, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है। इसका सूचनाओं से कह सकते हैं कि सूचनाएं जल्दी से जल्दी मिले। मनोरंजन की बात करें, मनोरंजन जैसे आज देख पा रहे हैं 500 से ऊपर ज़्यादा आप लोगों के सैटेलाइट चैनल्स हैं, वो देखे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के इस क्षेत्र में और ज़्यादा प्रगति करने के लिए, और ज़्यादा लोगों को भागीदारी करने के लिए एक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अलग अलग तरीके के जो प्लेटफॉर्म है उन सब का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, इस सेवा पोर्टल पे रखा जाएगा। जो भी जानकारी चाहिए इस सेवा पोर्टल से मिल सकती है। यहाँ तक कि इस सेवा पोर्टल पर आप अपना जो कह सकते हैं, जैसे हम जो पेड करते हैं, जो बिल पेड करते हैं, वो बिल भी पेड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए सेवा पोर्टल के ऊपर बात करते हैं। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल अभी तो सबसे पहले तो ये किसने इसको लॉन्च किया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंत्री कौन भी? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, तो ध्यान रखेंगे अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है। हाँ, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साथ ही देश के मीडिया और मनोरंजन संबंध की बात करें, संबंध इसका किससे? तो देश का मनोरंजन और मीडिया दोनों से इसका क्या संबंध है? देश का मनोरंजन, मैंने अभी जो थोड़ी सी बात करी आपकी, तो मनोरंजन और मीडिया से इसका संबंध है। सीधा सा पूछने का ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का संबंध किससे है? तो मनोरंजन और मीडिया से इसका संबंध रहा है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर 2 वर्षों में $30 बिलियन तक पहुंच जाएगा जो व्यापार है। व्यापार की अगर बात करें तो $30 बिलियन तक यह व्यापार पहुंच जाएगा, जो मनोरंजन का व्यापार है मीडिया से संबंधित। कितने वर्षों में? 2 वर्ष बाद, लगभग 2 वर्षों में। तो वर्तमान में कितने, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो 25 बिलियन डॉलर है। कितना है? $25 बिलियन का यहाँ पर क्या होता है? व्यापार होता है। ध्यान रखिएगा, जो मनोरंजन हो रहा है मीडिया से संबंधित, जो आप देख पा रहे हैं। देश में 1762 से अधिक बहु सेवा ऑपरेटर है। कितने भी? देश में जो सेवा ऑपरेटर की बात करें, देश में 1762 जो सेवा ऑपरेटर हैं। उपग्रह टीवी की बात करें, उपग्रह है जो आपके ऑपरेटर हैं, बहु सेवा ऑपरेटर, और 900 से अधिक उपग्रह टीवी चैनल। उपग्रह टीवी चैनल कितने हैं? टीवी चैनल की अगर हम बात करें तो 900 से अधिक आपके उपग्रह टीवी चैनल हैं। ठीक है, साथ ही बात करते हैं 300 से अधिक, 380 से अधिक आपके क्या भाई एफएम चैनल हैं जो रेडियो पर है। और साथ ही हम बात करें 350 से अधिक सामुदायिक रेडियो चैनल भी, 350 से अधिक क्या आपके अधिक सामुदायिक जो रेडियो चैनल है। अब इस पोर्टल में क्या किया जा रहा है? जो मैंने आपको बताया कि भाई अभी देश के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं 762 से बहुसेवा उपग्रह टीवी चैनल 900 से ज्यादा है भाई। ठीक है, साथ ही हम 380 से अधिक एफएम की बात करें, 350 से अधिक हम इन सबका एक डाटाबेस तैयार किया गया। वो डाटाबेस आपको कहां पर मिल जाएगा? इससे संबंधित टोटल जानकारी
पूरी जानकारी हमारे को कहाँ पर मिल सकती है? तो जो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ये जानकारी, इससे संबंधित जानकारी हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और इस क्षेत्र में हम काम भी कर सकते हैं। सेवाओं में बात करें, समाचार एजेंसियां, OTT है, TRP एजेंसियां, सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। यानी कि एक किस्म से अगर कोई व्यापार करना भी चाहे, कैसे करें, क्या करें, इस क्षेत्र से जुड़ना भी चाहे, तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के ऊपर सभी प्रकार की सूचनाएं इनसे संबंधित आपको मिल जाएंगी। शानदार क्वेश्चन था आप लोगों का, ये ध्यान रखेंगे भाई। 2022 में पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका चर्चा में रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा में रहा है, किस राज्य ने, या ये कहें अभी हाल ही में राज्य जैव विविधता रणनीति कार्य योजना किसके द्वारा, किस राज्य ने, अच्छा क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे, किस राज्य ने जैव विविधता रणनीति, जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के लिए, किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ समझौता किया, तो चर्चा में समझौता किया, जो चर्चा में, ठीक है भाई। अभी हमने बात करी कि किस राज्य ने जैव विविधता रणनीति कार्य योजना के लिए किसके साथ समझौता किया, जो कि चर्चा में। सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये राज्य कौन हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने भी हाल ही में समझौता किया जैव विविधता के लिए। किसके साथ समझौता किया भाई आपका ये? तो WWF इंडिया के साथ समझौता किया है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके साथ भी WWF इंडिया के साथ समझौता किया है। इसमें है क्या भाई आपका? SBSAP को 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और पक्के घोषणा के साथ जोड़ा जाएगा। 2020 के बाद क्या किया जाएगा? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और पक्के घोषणा के साथ जोड़ा जाएगा। और पक्के क्या भी आपका? पक्के घोषणा, नेशनल पार्क का भी ध्यान रखेंगे। पक्के घोषणा के साथ जोड़ा जाएगा, अब देखना, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और पक्के घोषणा के साथ इसको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। किसको? SBSAP के स्टेट बायोडाइवर्सिटी आपका स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसकी फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले आपसे तो स्टेट बायोडाइवर्सिटीज एंड स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके साथ जो फ्रेमवर्क है आपका, कौन सा फ्रेमवर्क है? ग्लोबल, इसको कह सकते हो आपका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको क्या बोल सकते हैं वैश्विक को? तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसके साथ इसको जोड़ा जाएगा, ध्यान रखेंगे। राज्य के मंत्रिमंडल ने पिछले साल पार्क टाइगर रिजर्व की यहाँ पर बात करी, उसके साथ इसको जोड़ने की बात हुई है। तो यहाँ पर हमने बात करी, देखिए किस राज्य ने जैव विविधता रणनीति, तो सबसे पहले आंसर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश ने। इसके साथ समझौता किया है WWF इंडिया के साथ समझौता किया है। इसको क्या किया जाएगा भाई? जो SBSAP है, इसको 2020 के बाद आपका जैव विविधता फ्रेमवर्क, कौन सा? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और पक्के जो घोषणा की गई थी उसके साथ इसको जोड़ा जाएगा। पक्के जो टाइगर रिजर्व आपका, ये टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखें, नेशनल पार्क भी है, कह सकते हो आप इसको, तो इसके साथ इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, ग्लोबल जो आपका बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसके साथ ये रहेगा।
ओके चलिए अगले थोड़ी सी बात अरुणाचल प्रदेश की करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अब देखो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 2-3 दिन पहले चर्चा में था। अरुणाचल प्रदेश 2-3 दिन पहले चर्चा में क्यों था? 2-3 दिन पहले चर्चा में था अपसपा को लेकर के। अपसपा आपको पता अपसपा क्या भी आपका, अपसपा की बात करते हैं। अपसपा आपका क्या था? ये जो अपसपा था, अपसपा AFSPA, अपसपा, अपसपा ये क्या था आपका भी एक कह सकते हैं जो सैन्य इकाई, सैन्य इकाइयों को दिया गया कानून था। ये कानून बनाया गया था कब? 1958 में। यानी कि अपसपा को लेकर के अरुणाचल प्रदेश चर्चा में था। अपसपा क्या है आपको मैंने बताया था कि अपसपा क्या है? अभी आपका अपसपा एक आपका अधिनियम है जो कि 1958 में तैयार किया गया था। अशांत क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। अशांत क्षेत्र बोले जहां पर टेररिस्ट या जो आपकी मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज हैं वहां पर इसको लागू किया गया था। अब ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था कि ये देश के अरुणाचल प्रदेश में, असम के अंदर भी, आपका नागालैंड के अंदर भी ये लागू था। 4 स्टेटों में ये लागू था। हुआ नागालैंड में घटनाक्रम हुआ था। नागालैंड में घटनाक्रम क्या होता है कि 6 जो लोग सैन्य कह सकते हैं सैन्य कार्रवाई में या सुरक्षा बलों के द्वारा कार्रवाई में वो मारे गए थे। उसको लेकर के बाद में चर्चा हुई तो यहां से क्या आपके 4 स्टेटों से अपसपा क्षेत्र को कम कर दिया गया था। इसलिए भी आपका ये चर्चा में था। अभी चर्चा में क्यों? अभी इसलिए WWF इंडिया के साथ इसने समझौता किया जैव विविधता को लेकर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। एक बार मैं इसको रख करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अभी आपके चर्चा में रहे हैं बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी जिनके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं। अभी आपका विनय मोहन कवात्रा चर्चा में है। ये कौन है, क्या है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। विनय मोहन कवात्रा क्वेश्चन नंबर 3 में आपका विनय मोहन कवात्रा। विनय मोहन कवात्रा चर्चा में है। ये कौन है? विनय मोहन कवात्रा चर्चा में भी आपका ये कौन है? सबसे पहले तो बात करूं, आपको पता होना चाहिए IFS अधिकारी है, फॉरेन सर्विस से जुड़े हुए अधिकारी हैं। ये आपके कौन है? आपके IFS अधिकारी हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस कह सकते हो आप इसको, फॉरेन सर्विस नहीं, IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस है आपके। ये सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन। IFS का कौन से बैच के? 1988 बैच के हैं। 32 साल की सर्विस हो चुकी है इनकी, 32 वर्ष की सर्विस हो चुकी है। कार्य का अनुभव है, कह सकते हैं कार्य का अनुभव है। चर्चा में अब क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है भारत सरकार ने ये क्या क्या अगले विदेश सचिव चुना है या नियुक्त किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे? तो आपके विनय मोहन कवात्रा होंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर काम किया। प्रधानमंत्री ऑफिस में 15 से 17 के बीच में प्रधानमंत्री ऑफिस में सचिव के तौर पर काम किया। साउथ ब्लॉक के अंदर प्रधानमंत्री ऑफिस आपका कहां पर है? साउथ ब्लॉक के अंदर है। साथ ही हम बात करें उसके बाद ये फ्रांस के क्या रहे हैं? फ्रांस में गए राजदूत के रूप में इन्होंने काम किया। यूएनओ में भी एक डेस्क के रूप में, एक सदस्य के रूप में काम किया इन्होंने। साथ ही अब वर्तमान में ये नेपाल में राजदूत के तौर पे काम कर रहे हैं। अब ये भारत के विदेश सचिव के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा ही अनुभव है, मैं इनको याद रखेंगे। ये अब वर्तमान में क्या नेपाल के अंदर क्या है?
नेपाल में राजदूत हैं, राजदूत है। वर्तमान में ये क्या है भाई, वर्तमान में नेपाल में राजदूत हैं वर्तमान में, अगर हम इनकी बात करें। उसके बाद ये किसकी जगह पर कार्यभार देंगे, तो हर्षवर्धन जो श्रृंगला है, श्रृंगला के स्थान पर इनका स्थान लेंगे भैया। कब स्थान ले रहे, 30 अप्रैल को ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि 30 अप्रैल को अगले सचिव कौन होंगे आपके, तो विनय मोहन कवात्रा होंगे, ध्यान रखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। विनय मोहन कवात्रा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और ये 32 साल का अनुभव है। प्रधानमंत्री कार्यालय में 2015 से और 17 तक, ये कहाँ पर भी प्रधानमंत्री, पीएमओ कह सकते हो आप, पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस कहाँ पर आपका, साउथ ब्लॉक कहाँ पर आपका, ये दिल्ली के अंदर है, तो साउथ ब्लॉक में भी इन्होंने काम किया है। और साथ ही हम बात करें, ये भारतीय तीसरे सचिव के स्थायी मिशन के रूप में कार्य किया इन्होंने, भारतीय तीसरे सचिव के स्थायी मिशन के रूप में भी कार्य किया, बाद में दूसरे सचिव भी बने। सचिव के तौर पे इन्होंने 93 तक सेवाएं दी हैं, सचिव दे रहे हैं भाई भारत के सचिव 93 तक, ये क्या रहे हैं, भारत के सचिव के तौर पर इन्होंने काम किया। ये भी शानदार क्वेश्चन हुई। एक बड़ा अच्छा, और इन्होंने जेनेवा स्थित ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, तो जेनेवा का एक स्कूल है, जेनेवा में एक स्कूल है, जेनेवा में कौन सा स्कूल आपका, तो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, नेशनल जो स्टडीज हैं, इंटरनेशनल स्टडीज, यहां से डिप्लोमा लिए इन्होंने, डिप्लोमा भी प्राप्त किया हुआ है, ध्यान रखिए। 1993 से 93 से और 2003 के बीच इन्होंने कहां पर भैया आपका, यूएनओ की बेंच के, यूएनओ में काम किया, कह सकते हैं यूएनओ के साथ स्थायी डेस्क के तौर पर काम किया था। काउंसिलर भी रहे हैं आपके, और अभी वर्तमान में आपके बीच में ये आ चुके हैं। ये थे आपके विनय मोहन कवात्रा। पूछ लेगा कि विदेश सचिव कौन बना, तो साथ में यहाँ पर विदेश मंत्री की अगर मैं बात करूँ तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विनय मोहन कवात्रा चर्चा में अगले विदेश सचिव भी आपके 1988 के IFS बैच के अधिकारी, 32 वर्ष का कार्य अनुभव, वर्तमान में नेपाल के अंदर राजदूत है। हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे, 30 अप्रैल से लेंगे, 30 अप्रैल को हर्षवर्धन साहब के रिटायर हो जाएंगे, तो 15 से 17 तक के पीएमओ के अंदर है। उसके बाद ये फ्रांस में राजदूत के तौर पर इन्होंने काम किया है, और वर्तमान में आपके ये नेपाल के अंदर है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान रखेंगे, पूछ लेगा कि विनय मोहन कवात्रा कौन है, जो कि चर्चा में रहेंगे, ठीक है। अब ये हाल में फाल्गुनी साहा चर्चा में है, ये कौन है। सबसे पहले ये जब चर्चित व्यक्ति का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगला भी ले लेते हैं। फाल्गुनी साहा चर्चा में है। कल मैंने फाल्गुनी नायर की बात करी थी, आज फाल्गुनी साहा चर्चा में है, क्यों है चर्चा में है, ये कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, कल फाल्गुनी नायर की बात करी थी, तो एक हुरन ने एक लिस्ट जारी करी थी, हुरन ने रिचेस्ट लिस्ट, वुमेन की रिचेस्ट लिस्ट, जो वुमेन रिचेस्ट लिस्ट जारी करी थी, जो सेल्फ मेड, यानी कि खुद के दम पर जो महिलाएं आपकी क्या बनी थी, खुद के दम पर जो महिलाएं आपकी अरबपति बनी, उनकी एक लिस्ट जारी करी थी, जिसके अंदर 124 महिलाओं का नाम शामिल था, और पिछली बार से 6 कम थी। मैंने कल मेरे ख्याल में भी शायद 180 बोल दिया था, 118 बोल दिया था, तो 6 प्लस होगा भाई, 130 थी पिछली बार, 6 कम हुई कोविड-19 के चलते। इसके अंदर हमारी भारत की 3 महिलाएं शामिल थी, जिनके अंदर जो है आपकी किरण मजूमदार शाह है, और ये थी आपकी शामिल किया गया था। और फाल्गुनी जो नायर की अगर हम बात करते हैं, तो वो पहले नंबर पर थी अरबपतियों की लिस्ट में, जो सेल्फ मेड। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, जिनसे फाल्गुनी शाह एक्चुअली, तो ये क्या है, भारतीय अमेरिकी नागरिक, भारतीय यानी कि भारतीय मूल की है, और अमेरिका में है, भारतीय मूल की अमेरिका के अंदर है। और ये चर्चा में क्यों, इन्होंने अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीता। कौन सा अवार्ड जीता, ग्रैमी अवार्ड। यहाँ बड़ा शानदार क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों से कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे, तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध भाई संगीत से, किससे, संगीत से है। और ये चर्चा में क्यों है, ये आपको मैंने बता दिया, भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, भारत की हैं मूल रूप से। और फाल्गुनी शाह चर्चा में इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी हाल में ग्रैमी अवार्ड जीता, ठीक है। चलिए इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो 64 वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में कौन से नंबर के थे आपके, 64वें ग्रैमी जो पुरस्कार अवार्ड था, ग्रैमी पुरस्कारों में, ग्रैमी पुरस्कारों में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय अमेरिकी नागरिक है, गायिका हैं, गीतकार हैं, इनके अगर पूछे तो गीतकार हैं, गीतकार है। किसके लिए, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम, तो बच्चों का संगीत एल्बम है, संगीत एल्बम निकाला था इन्होंने, एल्बम
एल्बम के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। साथ ही हम बात करते हैं जो पहला ग्रैमी पुरस्कार है इनका, ये कौन सा नंबर का भी इनका, ये इन्होंने पहला ग्रैमी पुरस्कार इनका, ये ध्यान रखेंगे भी। एक और संगीतकार है रिकी केज ने भी रिकी केज ने भी दूसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता। दूसरी बार किसने जीता? तो रिकी केज के द्वारा दूसरी बार जीता गया है। इन्होंने स्टीवर्ट कोपलैंड ने ग्रैमी जीता। इन्होंने स्टीवर्ट कोपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में जीता, ध्यान रखेंगे। इनका जो फाल्गुनी शाह का जो है, या फालू के नाम से भी इनको जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है इनका, इनको फालू भी कहा जाता है, फालू। और इन्होंने किसमें जीता भी? तो फालू ने जो जीता एल्बम इनका ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए इन्होंने इस अवार्ड को, ग्रैमी अवार्ड को जीता है। ठीक है भाई। साथ ही बात करें फाल्गुनी वाद की एक संगीतकार हैं, कहाँ की मैंने जैसे बात करी अमेरिका की, तो न्यूयॉर्क की एक संगीतकार हैं। इन्होंने स्लमडॉग मिलेनियर फिल्म के लिए, स्लमडॉग मिलेनियर के लिए ए आर रहमान के, मिलेनियर के लिए ए आर रहमान के साथ काम किया। किसके साथ? ए आर रहमान के साथ काम किया इन्होंने। स्लमडॉग जो मिलेनियर है, इस फिल्म में इन्होंने काम किया, ध्यान रखिए। 2015 में रिक्की ने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। यहाँ मैंने रिक्की की भी बात करी, तो इनका दूसरा है, तो पहला कब जीता था इन्होंने? 2015 में रिक्की ने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था, ध्यान रखिए। चलिए 2000 ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो 3 मार्च को लास वेगास में स्थित, कहां पर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कहां पर भाई? 3 मार्च को आपका ये लास वेगास नेवादा में स्थित, कहां पर है? नेवादा लास वेगास नेवादा के अंदर स्थित है। एजीएम ग्रैंड गार्डन एरिना, एजीएम आपका है ग्रैंड गार्डन एरिना के अंदर ये आयोजन किया गया था। एरिना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस कार्यक्रम की मेजबानी ट्रेवर नोह ने की थी। मेजबानी की अगर हम बात करें, मेजबानी किसने करी थी? तो ये आपका ट्रेवर नोह ने इसकी मेजबानी करी थी। जॉन ब्रिटिश ने बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर आप कह सकते हो, बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो ये जीता है बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जॉन बैटिस्ट ने, बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता जॉन बैटिस्ट द्वारा आपका ये पुरस्कार जीता गया। चलिए यहाँ पर हमने बात करी, पुराना क्वेश्चन था, अभी छूट गया था बीच में, मैंने करा नहीं पाया था। तो फाल्गुनी शाह चर्चा में थी। फाल्गुनी शाह ने ग्रैमी अवार्ड जीता, ध्यान रखेंगे। इन्होंने संगीत, ये न्यूयॉर्क की संगीतकार है, न्यूयॉर्क की संगीतकार है, भारतीय मूल की नागरिक है। इन्होंने बच्चों के लिए एक एल्बम निकाला था, कलरफुल वर्ल्ड। पूछ लेगा किसके लिए जीता? इन्होंने कलरफुल वर्ल्ड के लिए। दूसरा रिक्की ने भी जीता, इन्होंने दूसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता, इन्होंने भी अपने एल्बम के लिए जीता। पहली बार इन्होंने 2015 में जीता था, ध्यान रखेंगे। 64वें नंबर की ग्रैमी अवार्ड हो रहे हैं आपके, कहाँ पर? लास वेगास नेवादा के अंदर हो रहे हैं। एजीएम ग्रैंड जो गार्डन उसके अंदर हो रहे हैं। इसकी मेजबानी की अगर हम बात करें तो ट्रेवर नोह ने इसकी मेजबानी करी है। साथ ही हम बात करें ट्रेवर नोह ने इसकी मेजबानी की, ट्रेवर नोह ने मेजबानी की बात करें तो बेस्ट ईयर का मतलब ईयर में बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो जॉन बैटिस्ट के द्वारा ये अवार्ड आपका जीता गया है। चलिए एक बार रखते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है। चलिए अभी हाल ही में चर्चा में रही अब आपका स्टैंड अप इंडिया योजना। ये चर्चा में क्यों है? स्टैंड अप इंडिया योजना आपकी चर्चा में है, तो ये चर्चा में क्यों है इसके ऊपर भी बात करें।
स्टैंड अप इंडिया योजना चर्चा में है क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। स्टैंड अप इंडिया योजना स्टैंड अप इंडिया योजना चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों? सबसे पहले तो बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना इसलिए चर्चा में भी इसने अपने 6 वर्ष कंप्लीट करे, तो कब किए ये देखेंगे। स्टैंड अप इंडिया योजना चर्चा में 5 अप्रैल 2016 को इसका प्रारंभ किया था। 5 अप्रैल 2016 को यह योजना आपकी क्या हुई थी, आरंभ हुई थी। आरंभ की बात करते हैं और इसी 5 अप्रैल 2022 को इसने क्या किया, 6 वर्ष पूरे, 6 वर्ष पूरे यही था। 6 साल पूरे हुए। किसकी योजना में? केंद्र सरकार की योजना है, उद्यमिता से इसका संबंध है। किसकी योजना है आपकी? केंद्रीय सरकार की योजना है, पहली बात है। दूसरी बात भाई केंद्र सरकार की योजना, दूसरा क्या होता है इसके अंदर आपका, जब ये केंद्र सरकार की योजना था इसका संबंध किससे? उद्योग से, उद्यमियता कह सकते हैं, उद्यमियता से इसका क्या है, उद्यमिता से इसका क्या संबंध है, यानी कि सीधी बात करें जो उद्यमी लोग हैं उससे इसका संबंध रहा है। रोजगार को सृजन करने के लिए, सशक्तिकरण रूप देने के लिए SC ST महिला उद्योगों को बीच बढ़ावा दिया जा सके। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य की अगर बात करें तो इसको उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, यानी कि इन्हें मोटिवेट रखना। साथ में कह सकते हैं क्या, रोजगारों का सृजन करना, रोजगारों का सृजन करना। आर्थिक सशक्तिकरण के विषय के रूप में SC ST और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया योजना का मतलब क्या था? कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो SC ST से संबंधित महिलाएं और महिलाओं को, उद्यमियों को बढ़ावा देना, और जो उद्यमी लोग उनको मोटिवेट रखना, उनको फाइनेंस की मदद देना, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल थी। किसकी योजना? किसकी थी? केंद्र सरकार की थी। 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। इसके तहत कितने लोगों को 1.3 लाख, 33 लाख से अधिक जो नए उद्यमी हैं, नए उद्यमियों को, जो नए उद्यमी हैं उन नए उद्यमियों को लाख से अधिक नए सृजनात्मक उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई। तो उद्यमियों को लाभ दिया गया, यानी कि कितने लोगों ने लाभ उठाया? तो 1.33 लाख जो उद्यमी उन्होंने लाभ उठाया। ध्यान रखें 6 वर्षों में 1 लाख से अधिक महिला, और 6 वर्षों में कितनी? 1 लाख से अधिक महिला, 1 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं, महिलाओं को लाभ दिया गया या उद्यमियों को मोटिवेट किया गया। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इस योजना में 2022 बजट 2022 में क्या किया गया? जो 25% जो लागत की दर 25% से घटा करके, क्या भाई लागत की दर 25% से घटा करके कितनी कर दी आपकी? 15% ये भी आपकी 6 वर्ष कंप्लीट होने पर आपका चर्चा में रहा। क्या? उद्यमी से संबंधित आपकी स्टैंड अप योजना जो कि आपकी चर्चा में रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। चर्चा में रहा भी आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की चर्चा में है, इसकी बात करेंगे। ये लॉन्च की गई किसके द्वारा की गई? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा भी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इस योजना को
इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम IACS, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम ये लॉन्च की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, चुनिंदा राज्यों में क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी है वो प्रदान की जाएगी यहाँ पर। ये आपका शानदार क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। या हवाई यात्रा को बढ़ावा देना राज्य सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। तो इसमें कौन कौन से राज्यों को चुना जाएगा भाई, इसमें मणिपुर है, असम है, कहाँ पर लागू होने वाली है, त्रिपुरा है भाई। मणिपुर, असम, त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने इसको क्या किया, समर्थन दिया। अगर हम बात करें ईस्ट की, ईस्ट जो राज्य हैं, ईस्ट राज्यों में आपके इंटरनेशनल अगर हम की बात करते हैं तो इम्फाल और गुवाहाटी और अगरतला 2-3 ही हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आमतौर पर अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्व के, तो इम्फाल है आपका, एक तो इम्फाल है और गुवाहाटी, ये आपके 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है। अब इनको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा क्रम से भारतीय चला कौन रहा है इनको, तो AAI प्लस जो आपका GIAL द्वारा ये चलाए जा रहे हैं। तो AI क्या हो जाएगा आपका, भारतीय विमानापत्तनम कंपनी है, साथ में प्राधिकरण प्लस कौन सा आपका, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के जो उत्तर पूर्व में जो आपके हैं गुवाहाटी और इम्फाल वाले को ये चला रहे हैं। इससे क्या होगा, जो जिन राज्यों के अंदर ये सुविधा नहीं है उन राज्यों को इंटरनेशनल या कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। खासतौर पर मणिपुर, असम और त्रिपुरा ने इसका क्या किया गया, समर्थन दिया है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपको के लिए विशेष क्वेश्चन बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो मंत्री कौन है, ये अच्छा क्वेश्चन अभी मुझे बताएंगे, इनकी कैबिनेट मंत्री कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब क्या इसके आपके मंत्री। सिंधिया से क्वेश्चन मुझे तो कल ध्यान आ रहा है, चलो छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। क्वेश्चन यही है कि जो आपका हमने समुद्री डे मनाया था, NMD मनाया था, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया था, तो उसमें जो मनाया क्यों गया था, 5 अप्रैल 1919 को आपका पहला जो जहाज गया था वो किस कंपनी के द्वारा था, तो ये था आपका सिंधिया स्टीम जो लिमिटेड कंपनी थी, सिंधिया स्टीम लिमिटेड कंपनी, तो इसमें ध्यान आ गया। तो यहाँ पर ये उड्डयन मंत्री आपके कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ध्यान रखेंगे। इसको समर्थन इसलिए मणिपुर, असम और त्रिपुरा यहाँ पर समर्थित हैं, चुनिंदा राज्यों के लिए है आपकी, और एयर कनेक्टिविटी देने के लिए आपका ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा क्वेश्चन में अभी हाल ही में चर्चा की आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में आपका
चर्चा में है। प्लास्टिक, प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन आपका चर्चा में है। ये क्या है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक ये चर्चा में आया है आपका। तो ये क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये वेस्ट प्लास्टिक है आपका, वेस्ट प्लास्टिक का उचित प्रबंधन, उचित प्रबंध करना या रिसाइकल करना, यानी कि सीधी सी बात करें, क्या करना, प्रकृति को ये प्रभावित किसको करता है आपका, ये अगर हम बात करें तो प्लास्टिक प्रभावित किसको करता है, तो प्लास्टिक जो आपका प्लास्टिक, ये क्वेश्चन पूछ ले, प्लास्टिक किसको प्रभावित करता था, तो प्रकृति को प्रभावित करता है, प्रकृति को प्रभावित करता है, ध्यान रखिए, प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो वेस्टेज है आपका प्लास्टिक का, उस वेस्टेज को प्रभावी ढंग से, उचित ढंग से उसका क्या करना, मैनेजमेंट करना, उचित ढंग से उसका मैनेजमेंट करना कह सकते हैं। अभी पर्यावरण मंत्रालय ने इसके ऊपर बात करी है। तो ये चर्चा में पूछा जा सकता है कि जैसे प्लास्टिक का उचित प्रबंधन करने के लिए किस मंत्रालय ने कदम उठाया है, तो आपका पर्यावरण मंत्रालय रही। अगर मंत्रालय पूछे तो पर्यावरण मंत्रालय, मंत्रालय। और पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है आपके, तो भूपेंद्र साहब कौन है आपके, भूपेंद्र जो साहब हो के आपके मंत्री हैं, वही कौन है, भूपेंद्र साहब के आपके कैबिनेट मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक से जो अपशिष्ट निकला है उसको एक अच्छे ढंग से, उचित ढंग से उसको क्या करें, मैनेजमेंट करना, यानी कि ताकि वो प्रकृति को प्रभावित ना करे, प्रकृति को प्रभावित ना करे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि प्लास्टिक कभी आपका क्या खत्म, समाप्त नहीं होता, बिल्कुल ही समाप्त नहीं होता। चाहे आप उसको जमीन में डाल दो, चाहे आप उसको जला दो, चाहे कुछ भी कर दो, प्लास्टिक आपका जो बन गया वो समाप्त नहीं होता। इससे अच्छा ये है कि उसका रिसाइकल करने, इससे अच्छा क्या, रिसाइकल करने। और ये बहुत ज्यादा प्रभावित करा, कैसे प्रभावित करा, आपके रूम के खड़े जाएंगे। देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, अभी आपका पीछे मैंने बात नहीं करी उसके ऊपर, मैं करूंगा बात अलग से क्लास। चर्चा में रहा है क्या कि मनुष्य के खून में, मनुष्यों या व्यक्तियों के खून में क्या मिला, आपके नैनोकण मिले, नैनोकण, प्लास्टिक के नैनोकण पाए गए हैं। ये ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ और लोगों के ब्लड में प्लास्टिक के नैनोकण मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये 2000 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, आपका सफर कर सकता है। यानी कि आज यहां प्लास्टिक खराब हुआ है तो उड़ करके 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। तीसरी बात, ये नैनोकण में भी हो सकता है। आपका नैनोकण अगर मनुष्य के खून में पहुंचे तो कैसे पहुंचे भाई, सांस के द्वारा, यानी कि आपका एयर में शामिल होकर के, हवा में शामिल होकर के क्या होता है, ये व्यक्तियों के या मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। और ये कितना हानिकारक हो सकता है, आपके बीच में जमीन में दबा भी दिया गया तो भी समाप्त नहीं होता, जला दिया गया तो भी समाप्त नहीं होता, पानी में डाल दिया गया तो भी समाप्त नहीं होता, जहां जाएगा नुकसान करेगा। तो इसके उचित प्रबंधन के लिए एक शुभंकर जारी किया गया है, किसके द्वारा, भूपेंद्र साहब के द्वारा, आपका पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा आपसे, कौन सा शुभंकर जारी किया गया है, तो आपका प्रकृति, नाम क्या उसका, प्रकृति भाई, प्रकृति शुभंकर, प्रकृति के नाम से शुभंकर जारी किया। किसने किया, भूपेंद्र या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया। किस लिए किया गया, प्लास्टिक के अपशिष्ट का वेस्ट टू, जो आपका वेल्थ कार्यक्रम है उसका हिस्सा कह सकते हो आप इसको। तो प्लास्टिक के जो आपके वेस्टेज है उसको ठीक करने के लिए, उसको अच्छे से क्या करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपका किया गया। और नाम कैसे, प्रकृति शुभंकर इसका नाम है। शुभंकर का उद्घाटन किया है अभी हाल में, तो ये भी आपका चर्चा में है। प्लास्टिक का बड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, अगर जिंदा रहना है तो भाई ये भी आपका चर्चा में रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का आपके बीच में बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी अभी चर्चा में है आपका। तो आपका अभी हमने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपका, भारत ने निर्यात में सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, भारत ने निर्यात में सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इसमें कृषि की कितने % भागीदारी रही है। तो क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत ने
2021-22 में 2021-22 में निर्यात में कृषि उत्पादों में सबसे ज्यादा क्या है, कृषि उत्पादों में कृषि उत्पादों की कितनी प्रतिशत, कृषि उत्पादों की कितनी प्रतिशत भारत के निर्यात 2021-22 में, भारत के 2021-22 के निर्यात में कृषि उत्पादों की कितनी प्रतिशत भागीदारी रहेगी? शानदार क्वेश्चन दिया था। कृषि उत्पादों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 19% रही आपका, 19% भागीदारी रही है। अब ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें भारत ने क्या किया, निर्यात में रिकॉर्ड ब्रेक किया भाई। निर्यात 2020-2021-22 में क्या किया है, निर्यात में रिकॉर्ड ब्रेक किया। कितना हो गया था आपका? ये था भाई आपका 418 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड यहां पर ब्रेक किया था। कितना रिकॉर्ड ब्रेक किया था? 418 बिलियन कह सकते हो, 400 से ज्यादा बिलियन डॉलर कह सकते हो आप, 400 बिलियन से ज्यादा, 400 बिलियन से ज्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक किया किसने? भारत ने, निर्यात में। तो यहां पर हम बात करते हैं कृषि की, तो कृषि की जो भागीदारी रही है वो आपकी कितनी रही है? 19% के करीब यहां पर भागीदारी निर्यात में वृद्धि की दर की अगर हम बात करेंगे। चलिए देखो इसमें बात करते हैं, कृषि उत्पादों में निर्यात 400 बिलियन हुआ, कुल 418। कृषि का कितना रहा भाई आपका? कृषि का इस 400 में तो 50 बिलियन डॉलर भी, 50 बिलियन डॉलर यहां पर भागीदारी रही। निर्यात की वृद्धि की दर की अगर हम बात करते हैं तो कृषि में 50 बिलियन डॉलर होगा। हाँ, वृद्धि कृषि में 19 पॉइंट आपका 92% लगभग आपकी ये भागीदारी या वृद्धि रही है। वृद्धि इतने प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर बढ़ी है निर्यात के अंदर। कृषि में सबसे ज्यादा आपका क्या, अब अगर पैसे की बात करें तो 50 बिलियन डॉलर। देखो भैया एक बार फिर समझेंगे इस चीज को। मैंने बात करी 2021 में कृषि में उत्पादों में कितने प्रतिशत भागीदारी रही है? वर्दी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर खाली, वर्दी। तो वर्दी की अगर हम बात करते हैं तो 19.92% ये हो गए आपका आंसर। इतनी कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ती रही है। दूसरी बात करें 2020-21 में सबसे ज्यादा वर्दी कह सकते हैं, वर्दी भी रही है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, 418 बिलियन डॉलर की बात करें। कृषि कितने प्रतिशत, कितना बिलियन डॉलर? तो 50 बिलियन डॉलर का कृषि का क्या किया गया? निर्यात किया गया। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो किसका निर्यात हुआ? तो भाई चावल का निर्यात हुआ। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर किसका निर्यात हुआ? कृषि उत्पादों में। तो कृषि उत्पादों में सबसे ज्यादा चावल का, और दूसरा भाई चीनी का उत्पाद या निर्यात किया गया। किसका निर्यात किया गया? चीनी का निर्यात किया गया। ध्यान रखिए, ये भी आपको शानदार यहाँ पर बनता। सब्जियों में अगर हम बात करते हैं तो सब्जियों में हमने पीछे बात करी थी कि रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक किया था हमने किसमें भाई? खीरा, कुकुम्बर के अंदर हमने निर्यात में रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही तक होने वाली है आप लोगों की। उज्जवल परिवार फिर आप लोगों को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं देता है। ठीक है, और आप लोग पढ़िए भाई, आप लोगों के एग्जाम आपके सिर पे आ चुके हैं। क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।